Hello everybody, I'm making this video for IELTS writing task 2, and this is a 7-band essay with detailed explanation. Why I was making the video for IELTS writing, because I feel I was a very studious person, and I've studied at English medium school since my childhood, but it was very difficult for me to score that 7-band in writing, despite I have scored 8 in speaking, 9 in listening, and 8.5 in reading. But I was stuck at 6.5 in writing. Once I have scored 6, then I have scored 6.5 twice, and then I have devoted a lot of time. Then I came up with 7-band in writing also, and I just want to share my essays with you, because in IELTS what happens, they keep on repeating the essay. Like अगर आपने 6 months के past जितने भी topics आए हैं, that was my experience for general writing, maybe in academic also they keeps on repeating, जितने भी ऐसे आए हैं उससे रिलेटेड ही टॉपिक आते हैं. मे बी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो, टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो, बट आइडिया और टॉपिक सेम ही होता है, जिससे कि हम सिनोनिम्स की इजीली तैयारी कर सकते हैं. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएं तो इट्स बिकम वेरी इजी फॉर अस कि हम वो उस टाइम पीरियड में आइलेट्स एग्ज़ाम में भी ऐसे लिख लें. So I just want to share the essay which I have written during my practices, and I'm sure it's going to help you out. क्वेश्चन में है कि टीनेजर फेस अ लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टी एट होम एंड एट स्कूल. तो टीनेजर्स की डिफ़िकल्टी को जेनरिक नहीं रखना है, बी स्पेसिफिक टू होम एंड स्कूल, कि घर पे और स्कूल पे क्या प्रॉब्लम होती है. देन ये डबल क्वेश्चन टाइप ऑफ ऐसे है जो कि पास्ट फ्यू मंथ से काफ़ी आ रहा है एग्जाम में, काफ़ी ट्रेंड में है ये, और ये सबसे ईजीएस्ट टाइप होता है, क्योंकि डबल क्वेश्चन मीन्स एक बॉडी पैराग्राफ में एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर दिया. तो बड़ा ही सिंपल, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी सिंपल होती है, एंड इट्स वेरी इजी टाइप. और इसी को मैं पहले मैंने यही टॉपिक पिक किया. वैसे आई विल शेयर ऑल द एसेज विच आई हैव रिटन. सो आई हैव स्टार्टेड विद दिस. वॉट आर द कॉजेज फॉर दिस? इस चीज़ के कॉजेज क्या है? लुक, दे आर आस्किंग फॉर कॉजेज, सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2 कॉजेज. एंड 2 से ज़्यादा भी मत लिखना, ज़्यादा ही हो जाता है, बिकॉज हमें आइडिया अपना एक्सप्लेन भी करना होता है, फिर उसकी एग्जाम्पल भी देनी होती है विद रीजन्स. एग्जाम्पल चलो हर बारी ज़रूरी नहीं है, बट उसको क्लियर एक्सप्लेन करना पड़ता है. तो गो फॉर 2. एंड वॉट पेरेंट्स provides, how parents provide the solutions, so they are asking for solutions, so you have to provide at least 2 solutions. We will start with introduction. This is our double question type. I have already told you. इंट्रोडक्शन बड़ी सिंपल होती है. सिनोनिम्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. जितने सिनोनिम्स आएंगे ना, उतनी आपकी पूरा ऐसे बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आप उसमें लैक्सिकल रिसोर्स में जो मार्क्स है ना, एक ही वर्ड बार बार रिपीट नहीं करोगे, तो ऐसे बड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा. हाँ, किसी हाई बैंड का ऐसे जनरली ऐसे ही होता है कि उसमें वर्ड ज़्यादा रिपीट नहीं होते. तो सिनोनिम्स भी बहुत ऐसे नहीं है कि आप एकदम ज्ञाता बन जाओ कि सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स पता हो. ये जो इनके टॉपिक होते हैं, जनरल से टॉपिक होते हैं, जो कीप्स ऑन रिपीटिंग होते हैं. तो कुछ मैंने प्रैक्टिस की थी तो 200 सिनोनिम्स लिखे थे मैंने कॉपी में. मैं आपसे वो भी शेयर कर लूँगी इफ़ यू वांट. जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू वांट दैट सिनोनिम्स ऑल्सो. तो सिनोनिम्स से क्या होता है ना, वर्ड जल्दी जल्दी दिमाग में आते हैं. वो 200 वर्ड्स, 100-200 वर्ड्स हैं, वो आप अच्छे से माइंड में रखो, उसको लिख लो, रोज़ मॉर्निंग में एक बार प्रैक्टिस करो. आफ्टर वीक आपके पास सारे सिनोनिम्स होंगे जो आइलेट्स के ऐसे में यूज़ होते हैं. तो पहले हमने क्या करनी है, पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग क्या होता है, नाम से बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है. वो रीफेस करना है. जो हमारा सेंटेंस है, क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन, उसको अपने वर्ड्स में लिखना है. जो क्वेश्चन में वर्ड्स है वो नहीं यूज़ करने, हमने उसको अपने वर्ड्स में लिखना है. जैसे कि टीनेजर फेस अ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज एट होम एंड स्कूल. इसको जस्ट फर्स्ट लाइन में कोई जनरल स्टेटमेंट मत लिखना, मैनी पीपल गाइड्स, बट आई एम शेयरिंग कि 7 आपके आ जाएंगे. जो मैं बता रही हूँ उससे आपके 7 आ जाएंगे. 7, 7.5 नहीं पता, 8 नहीं पता, बट ये 7 आपके आ जाएंगे. टीनेजर फेस अ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज एट होम एंड एट स्कूल. इसको हम क्या लिखेंगे, टीनेजर्स को आप यंगस्टर्स लिख सकते हो, है ना. लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ को न्यूमरस प्रॉब्लम लिख सकते हो, और
होम एंड स्कूल को होम एंड स्कूल ही लिखेंगे, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार हम पैराफ्रेज करते समय सेंटेंस वर्ड रिपीट नहीं करने के चक्कर में हम ना सेंटेंस गलत कर देते हैं, या फिर ऐसा वर्ड लिख देते हैं जो जिससे हम ऑफ टॉपिक हो जाते हैं. जैसे कि अब स्कूल लिखा, उसको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखोगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माइट बी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, बट वी हैव टू स्पेसिफिकली राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स विच दे आर फेसिंग एट होम एंड स्कूल. बाकी सारे वर्ड्स कर दिए ना आपने रिफ्रेज, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 2 वर्ड्स में भी आपको वर्ड चेंज करके सिनोनिम डालना पड़ेगा. नहीं, it will go perfect. These days youngster has to overcome numerous problem at home and at schools. Wonderfully we have paraphrase that line and वो बिल्कुल सही तरीके से हुई है. उसके बाद ये डबल क्वेश्चन टाइप के लिए ये आगे जो मैंने लिखा है रिफ्रेज करने के बाद वो यूज़ करना है. हर ऐसे टाइप में अलग अलग होता है. ये डबल ऐसे क्वेश्चन टाइप में यही करना है कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच गिव राइज टू दिस troubles, like what are the causes for this. So इसको हम यही आंसर कर सकते हैं कि there are various factors. तो अब हम आगे बॉडी पैराग्राफ में बताएंगे, पर इंट्रो में हम यही लिखेंगे हाँ भाई इसके बहुत सारे रीजंस हैं. हाउ कैन पेरेंट्स प्रोवाइड द सोल्यूशन. अगेन टास्क अचीवमेंट के लिए लिखते लिखते कई बार ये हो जाता है कि दे आर आस्किंग फॉर द सोल्यूशन विच पेरेंट्स प्रोवाइड. सो इसमें आपने गवर्नमेंट ने ये सोल्यूशन दे सकते हैं, टीचर्स ये सोल्यूशन दे सकते हैं, या फिर वो सेल्फ अपने आप में ये चेंजेस लाएं जिससे वो प्रॉब्लम ओवरकम कर सकते हैं. नो नो नो, ये सब लिखोगे तो यू विल गो ऑफ टॉपिक. यू हैव टू बी ऑन टॉपिक. ये रीजंस थे मेरे 6.5 के. यू हैव टू बी ऑन टॉपिक. हाउ कैन पेरेंट्स प्रोवाइड द सोल्यूशन. तो हमने इसमें क्या लिखना है, बट इट कैन बी ईजिली टैकल्ड, कॉमा लगा दिया ट्रबल्स के बाद. हाँ प्रॉब्लम है, बट इट कैन बी ईजिली टैकल्ड इफ इफेक्टिव स्टेप्स आर टेकन बाय गार्जियंस. पेरेंट्स का सिनोनिम्स होता है, प्रियोरिटेटर्स होता है, गार्जियंस होता है, तो मैंने यूज़ किया गार्जियंस. इफेक्टिव स्टेप टेकन बाय गार्जियन. तो बड़ी शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन है एंड ये परफेक्ट इंट्रोडक्शन है फॉर 7 बैंड. इट्स परफेक्ट. पहली लाइन मैंने पैराफ्रेज कर दी जिसमें मैंने वर्ड्स मैक्सिमम रिपीट करने की कोशिश की है, जो हो सकते हैं रिपीट वही. एंड देन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं क्या लिखूंगी, देन मैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में क्या लिखूंगी वो. अब मैं आऊँगी बॉडी पैराग्राफ 1 पे, जिसमें मैं आंसर दूंगी कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस. सो द प्रीडोमिनेंट रीजन. एक चीज़ और मैं बताऊँ, लैक्सिकल रिसोर्सेज के लिए ये बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि बहुत हैवी और डिफिकल्ट वर्ड्स ही लिखोगे तभी आपके बैठ आएंगे. आपका ऐसे इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसका प्रॉपर फ्लो होना चाहिए. मतलब कोई चीज़ लिखी है तो उसका आपने एक आइडिया लिखा है, उसको आप विद एक्सप्लेन कर रहे हो, फुली एक्सप्लेन कर रहे हो, जिससे पढ़ के बिल्कुल समझ आ रहा है, विद प्रॉपर रीज़न दे रहे हो. हाँ एग्जाम्पल भी सब बोलते हैं कि आइडिया लिखो देन उसको एक्सप्लेन करो विद रीज़न. एग्जाम्पल अब देखो अपने यहाँ 2 कॉजेज लिख देने हैं, वहाँ 2 सोल्यूशंस लिख देने हैं, तो इसमें आपको हर में एग्जाम्पल देना ज़रूरी नहीं है, और हर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दे के ही दिया जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट. जैसे मैं अपने ऐसे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं एंड इट गो वेल. और अगर आप एग्जाम्पल नहीं भी देते हो, अपना आइडिया प्रॉपर्ली एक्सप्लेन विद रीज़न करते हो, दैन ऑल्सो इट विल वर्क. 7 मिनट आ जाएंगे तभी भी आपके. अब देखो मैंने जैसे लिखा है प्रीडोमिनेंट रीज़न. किसी भी चीज़ का रीज़न लिखना होता है, नहीं तो हम लिख देते द मेन रीज़न, द प्रिंसिपल रीज़न, द प्राइम रीज़न. थोड़ा हैवी यूज़ कर लो, प्रीडोमिनेंट रीज़न. पर ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि हाँ, पर वो रीज़न के साथ कोलोकेशन उसका सही जा रहा है, तो हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रीडोमिनेंट रीज़न फॉर इंक्रीजिंग डिफिकल्टी अमंग जुवेनाइल. जुवेनाइल यूज़ किया मैंने. जुवेनाइल इज़ द वर्ड, ये भी आप लिख लो, इट की कॉमन वर्ड है, यूज़ होता रहता है. जुवेनाइल आप बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, छोटे बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, और यंगस्टर्स और टीनेजर्स के लिए भी जुवेनाइल यूज़ कर सकते हो. तो प्रीडोमिनेंट रीज़न क्या है, increasing pressure, increasing difficulties among juvenile is peer pressure of performing well in exams. अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम स्कूल में लिख देना क्या फेस होती है, घर में लिख देना, तो टोटली ऑन टॉपिक हो जाओगे और लिखना भी ईजी है. और जब हम सोचते हैं ना क्या लिखें, जस्ट को स्पेसिफिक टू द टॉपिक कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है स्कूल में, बस ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना दिमाग कि हाँ मैं बड़ा कोई और आइडिया लिखती हूँ जिससे कि बहुत डिफ़िकल्ट सा हो जाए. नहीं, ईजी, स्टे सिंपल and just write with cohesion and with good lexical resource जो अच्छी collocation बनाते हो. combination of words ठीक हो, अच्छा हो आपका. competition is increasing at an alarming rate. alarming rate is very good collocation, एक साथ अच्छा जाता है ये. तो teacher often compare the performance of one student with another due to which pupils student का synonym है और teenager students होते हैं, तो we can use the word pupils.
ड्यू टू विच पीपल्स आर इन द प्रेशर ऑफ डूइंग वेल इन एग्जाम्स। स्कूल और एग्जाम्स में परफॉर्म बेटर करने के लिए वो बड़े प्रेशर में होते हैं बिकॉज कंपटीशन रहता है हर बच्चे के साथ। अब इसका मैंने लिखा अपना, मैंने आइडिया लिख दिया था पीयर प्रेशर, उसको फिर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हाँ कंपटीशन के कारण है। अब मैं उसका रीज़न दूंगी कि क्यों इतना प्रेशर होता है, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन इट सेल्फ एंड हैव डिफरेंट स्किल एंड टैलेंट्स। वो नहीं बोलते कि ओल्ड फ्रेज था कि मछली की स्किल अगर वो कैसे उड़ सकती है इससे जज करोगे तो इट विल गो रॉन्ग। तो उसी चीज़ को एक बार ही एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। एवरी पर्सन इज यूनिक इन इट सेल्फ एंड हैव डिफरेंट स्किल एंड टैलेंट, सो कंपेयरिंग एवरी वन ऑन सेम पैरामीटर इज नॉट अ वाइज स्टेप। ये वाइज स्टेप नहीं है, इसलिए अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है टीनेजर्स के ऊपर। ये हो गया। अब मैं इसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ बट फॉर एग्जाम्पल लिख के नहीं दे रही हूँ। द डिट्रीमेंटल इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट्स को आप डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी बोल सकते हो, ये भी आप जॉट डाउन कर लो। फ्यूचर में क्या है, जो हम नोटबुक में जॉट डाउन करते हैं और डेली एक बार गो थ्रू करते हैं, इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स, लेकिन आपके माइंड में वो इनबिल्ट सा हो जाता है और फिर एग्जाम में लिखना बड़ा ईजी होता है। द डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर कैन बी ईजिली नोटेड by seeing the accelerating rate of suicides among students if they fail or score less in exam। ये एक तरह से एग्जाम्पल ही है कि आजकल सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन है कि किस तरह से बच्चों के ऊपर, टीनेजर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, कनेक्टर है ये, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कब यूज़ करना है, जब ऊपर आपने बोलना कि हाँ भाई इस बात पे, इस जो आइडिया था इस पे बात खत्म होके दूसरे में शुरू होती है। समझ आ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पे इसने बात खत्म कर दी यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमा, नाउअडेज एवरी पर्सन। देखो हम ना बहुत सारे कनेक्टर्स पढ़ते रहेंगे तो नहीं होगा, मैं आपको यहाँ से अपनी ट्रिक्स बताती रहूँगी तो नहीं होगा, लेकिन जब मैं उसको एसेस के थ्रू बताऊँगी ना तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी एंड यू विल रियली बी एबल टू राइट 7 बैंड ऐसे। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउअडेज एवरी पेरेंट्स वांट देयर चाइल्ड टू बिकम इंजीनियर और डॉक्टर। स्पेशली इंडिया में है कि हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करे स्कूल में, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट चूज़ करे और अपनी लाइफ में रियली एलिवेट हायर करे। तो उससे भी प्रेशर होता है बिकॉज दे फोर्स देम टू चूज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट विच मे दे डोंट लाइक विदाउट थिंकिंग अबाउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखते। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कोलोकेशन विच हैव एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट इज अगेन गुड। नेगेटिव इफेक्ट को एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं, या गुड बैड ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने। हाँ, वन मोर थिंग, थोड़ा ना इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, अदरवाइज यू लूज मार्क्स। लाइक किड्स होता है एसेज में, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग बताऊंगी मैं। इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करने। स्टाफ भी इनफॉर्मल होता है और भी होता है। इफ़ यू वांट आई शेयर द वर्ड, जो कि इन ऐसे में यूज़ कर देते हैं हम, बट वो इनफॉर्मल होते हैं। इफ़ यू वांट आई शेयर, जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू वांट दैट ऑल्सो, अदरवाइज मैं अपने एसेज तो रेगुलरली शेयर करूँगी। विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर मोरल। मोरल पे एडवर्स इफेक्ट होता है एंड अल्टीमेटली जिसके कारण फ्लो हो रहा है ना, एडवर्स इफेक्ट हुआ मोरल पे, पेरेंट्स ने ऐसे सोचा, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखा, एडवर्स इफेक्ट आया, जिससे अल्टीमेटली प्रॉपर कोहेजन और कोहेरेंस हो रहा है ना, एंड अल्टीमेटली देयर इज डिक्रीज इन देयर कॉन्फिडेंस। तो ये बॉडी पैराग्राफ 1 परफेक्ट है। इसमें मैंने दोनों कॉजेज वंडरफुली एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहो तो ये वीडियो यहीं पोस्ट करके एक बार ये बॉडी पैराग्राफ फिर से रीड कर सकते हो, और इसमें जो इंपॉर्टेंट कोलोकेशन और अच्छे वर्ड्स हैं यू कैन जॉट डाउन ऑन योर नोटबुक। नाउ विल मूव टू बॉडी पैराग्राफ 2। हम लिखेंगे हाउ कैन पेरेंट्स प्रोवाइड द सोल्यूशन। जैसे मैंने पहले बताया था, सोल्यूशन सिर्फ पेरेंट्स को सोचते हुए ही लिखना, हमने स्पेसिफिक होके लिखना है फॉर पेरेंट्स ओनली। और सोल्यूशंस है क्वेश्चन में तो एटलीस्ट 2 तो लिखनी है। एक चीज़ और, जैसे कि फ्रेसेस होते हैं ना, अगर वो फ्रेसेस आपने ऊपर अच्छी वोकैबुलरी में ऐसे लिखा है और वो फ्रेसेस प्रॉपरली फिट होके फ्लो के साथ जा रहा है ऐसे के, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ऐसे। एंड अगर आप ऊपर कुछ भी लिख रहे हो और 10-15 हैवी फ्रेजेस याद कर लिए और ज़बरदस्ती वो फ्रेज ऐसे में घुसा दिया और वो फ्लो में नहीं दिख रहा है कि हाँ ये बंदे ने याद करके लिखा होगा, तो इट विल हैव नेगेटिव। तो फ्रेजेस का जब आप वो बैंड डिस्क्रिप्टर में भी देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि स्पीकिंग में भी फ्रेजेस यूज़ करो जो नेचुरली यूज़ हो, एंड राइटिंग में भी करो, बट अगेन आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द फ्रेजेस जो आपके नेचुरल लगें। जैसे कि ये मेरे ऐसे में ये वाला फ्रेज नेचुरल लग रहा है, अगर मैं इतनी लेवल की भी ऐसे लिखती हूँ अपना, तो ये वाला फ्रेज इनबिल्ड सा आ रहा है, तो ऐसे फ्रेजेस आप यूज़ करने की कोशिश करो।
बहुत हैवी फ्रेजेस मत याद करना जो इनबिल्ड लगे ऐसे में, जो बड़े कॉमन से लगे कि हाँ इसने याद नहीं किया है, वो जस्ट फ्लो में लिख रहा है बंदा तो वो फ्रेज याद आया. एज एवरी लॉक हैज़ की सेम इज विद दिस प्रॉब्लम. जैसे हर ताले की चाबी होती है वैसे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं. सेम इज विद दिस प्रॉब्लम. पेरेंट्स कैन डेफिनेटली हेल्प द चाइल्ड टू ओवरकम दिस नेगेटिव सिचुएशन. रिपरकेशंस भी बोल सकते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस भी बोल सकते हैं. अब हमें ये इससे फर्स्ट लाइन से समझ आ गया कि यहाँ पे बात करेंगे कि पेरेंट्स उनकी कैसे हेल्प करें, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसका टास्क अचीवमेंट पूरा है. पहली लाइन से ही समझ आ रहा है. अब कैसे करेंगे? जब आप ब्रेनस्टॉर्म करो ना, सिंपल सा सोचा करो कि पेरेंट्स क्या करेंगे. दो चीज़ें सोची. एक तो पेरेंट्स जो हमने लिखा था प्रॉब्लम की फोर्स करते हैं उन्हें. अब यहाँ लिखेंगे कि फोर्स ना करें. एज एवरी पर्सन एंजॉयज हिज और हर फ्रीडम, सेम इज विद यंग चिल्ड्रन के साथ भी होता है. दे शुड बी गिवन द फ्रीडम टू ऑप्ट और चूज द सब्जेक्ट ऑफ देयर ओन चॉइस. Moreover is again a corrector. इसके साथ साथ this liberty उन्हें help करेगी, will help them to elevate in life and succeed in chosen field. इसके साथ in addition to this will power to accept failure. इसके साथ साथ ये चीज़ तो help करेगी ही करेगी, एक solution है. इसके साथ एक दूसरा solution, will power to accept failure can also be cultivated among children. बचपन से ही विल पावर टू एक्सेप्ट फेलियर कल्टिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो कभी भी उनका मोरल डाउन ना हो एंड दे विल नेवर फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. दे शुड बी टॉट दैट इट इज़ नॉट एसेंशियल टू सक्सीड इन ईच एंड एवरीथिंग, बट लेसन लर्न फ्रॉम फेलियर्स कैन ऑल्सो लीड टू फर्दर सक्सेस. फ्लो कितना सही है कि कल्टीवेट अगर बचपन से करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हर जगह सक्सेस करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि जो लेसन लर्न होते हैं फेलियर से वो भी आपको सक्सीड कराते हैं लाइफ में. तो फिर अब मैंने लिखा पेरेंट्स मस्ट टेल द चाइल्ड दैट फाइटिंग फॉर सक्सेस इज मोर वाइटल राइदर देन. आई सजेस्ट राइदर देन यूज़ किया करो एक आधी लाइन में, बिकॉज राइदर देन अचानक से ट्रांजिशन ला देता है सेंटेंस पे. पेरेंट्स मस्ट टेल द चाइल्ड दैट फाइटिंग फॉर सक्सेस इज मोर वाइटल. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल इज फॉर इम्पॉर्टेंट. सिनोनिम्स में ये हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट का वाइटल. रादर देन सक्सीडिंग इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ. स्टेप ऑफ लाइफ इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलोकेशन. दिस विल लीड दैम टू कम आउट ऑफ एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जिससे कि वो सिर्फ ये नहीं और भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जब उनकी लाइफ में होम या स्कूल में प्रेशर भी हो, कुछ भी हो, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं. मैं कहीं ऑफ टॉपिक नहीं गई हूँ, टोटली मैंने सोल्यूशंस लिखे हैं, पेरेंट्स के लिए लिखे हैं, और वो सोल्यूशंस स्कूल और घर में जो प्रेशर होता है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए. तो आई एम टोटली ऑन टॉपिक. टास्क अचीवमेंट में फिर मेरे नंबर आ जाने हैं. मैंने कोहेजन और कोहेरेंस मेरा ऐसे बड़ा फ्लो में जा रहा है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, उसमें भी मेरे मार्क्स आ जाने हैं. लैक्सिकल रिसोर्सेज मैंने बहुत अच्छी कॉलोकेशंस यूज़ की है, उसमें भी आ जाने हैं. ग्रामर स्ट्रक्चर में व्हाट आई फील कि ग्रामर में ना बहुत ज़्यादा जाना मुश्किल है. ठीक है, कंडीशनल क्लॉज का सेंटेंस लिख लेंगे, बट अगर हम टू मच फोकस ऑन ग्रामर करेंगे ना वहाँ उतना टाइम होता नहीं है. तो ये 3 में बहुत अच्छे स्कोर कर लो और ग्रामर आप ठीक ठाक से लिख रहे हो, मतलब आपकी ग्रामर ठीक है, योर इंग्लिश इज गुड, तो इट विल वर्क. 7 आ जाएंगे ऐसे भी. कंक्लूजन पार्ट रियली ट्रिकी होता है, बिकॉज जब मेरे कम आते थे ना, आई गॉट 6.51, तो मैंने जब हमारा रिजल्ट आता है तो दे डिस्क्राइब ना कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, एंड आई हैव रेड कि आप कंक्लूजन ही ठीक से लिख रहे हो. फिर आई हैव रिसर्च ऑन कंक्लूजन कैसे लिखनी चाहिए. तो इन कंक्लूजन में ना आप कभी भी कोई नई चीज़ मत ऐड करो, इट विल टोटली गो रॉन्ग. कंक्लूजन मीन्स ऊपर जो लिखा है बस उसी को जॉट डाउन करना है. तो कंक्लूजन में या थोड़ा सा फ्यूचर रेफरेंस भी दे सकते हो किसी चीज़ का कि हाँ ये ऐसे हुआ तो इससे फ्यूचर में अच्छा होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है. इन कंक्लूजन लिखना अनइवोकेबली आई हैव यूज्ड, इट इज़ अनदर वर्ड फॉर अनडाउटेडली, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड दिस वर्ड इन माई ईच एंड एवरी ऐसे, बिकॉज मेरे को बड़ा पसंद है. अनइवोकेबली इज़ फॉर अनडाउटेडली, बहुत हैवी वर्ड नहीं है, ईजी है, बहुत ईजी टू यूज़ है ये, बिकॉज अनडाउटेडली हम ऐसे में जनरली यूज़ करते हैं. इन कंक्लूजन अनइवोकेबली लिखना, एंड देन आपने जो रीफेस किया था, पैराफ्रेज किया था इन इंट्रोडक्शन, वो आपको सेम फिर से करना है, बट इंट्रोडक्शन में जो वर्ड्स यूज़ किए थे वो अभी यहाँ मत करना. दीज डे जुवेनाइल हैज़ टू फेस वेरियस प्रॉब्लम, वेरियस ट्रबल्स किया था वहाँ शायद मैंने इंट्रोडक्शन में, यहाँ प्रॉब्लम कर दिया है. न्यूमरस ट्रबल ऐसे किया था, यहाँ पे वेरियस कर दिया है.
नॉट ओनली एट स्कूल बट ऑल्सो एट होम. वहाँ मैंने किया था एट स्कूल एंड एट होम्स एंड एट स्कूल्स किया था आई गेस. और यहाँ पे मैंने कर दिया नॉट ओनली एट स्कूल बट ऑल्सो एट होम. तो इट्स मीनिंग सेम ही है. इट मीन्स सेम, लेकिन आई हैव यूज अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग. So however, then double column after however generally go well in every sentence. For parents I have used pre-originators here. Can definitely guide the child. मैंने लिखा वही कि हाँ प्रॉब्लम फेस होती है. प्री ओरिजिनेटर कैन गाइड द चाइल्ड. वहाँ मैंने लिखा था कि इफ इफेक्टिव स्टेप्स टेकन बाय पेरेंट्स कैन ईजिली कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. यहाँ मैंने लिखा प्री ओरिजिनेटर कैन डेफिनेटली गाइड द चाइल्ड एंड ओवरकम देयर ट्रबल बाय शोइंग देम द राइट पाथ. उनको राइट पाथ दिखा के उनकी ट्रबल से उनको निकाल सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल एंड शॉर्ट conclusion, but it's going well with the topic and it's totally right. This is a 7-band essay. You can repeat that essay. आप कहीं पे भी वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो एंड you can gain some benefit from this idea. मेरी वीडियो पसंद आई है तो don't forget to like, share and subscribe my channel so that I can keep updating the content like this. Thank you so much.